जख्मी होने की इतला जब वो सामने आ रही हैं। और जो अल शकफ कासल है जो कि जो क्रूसेडर दौर का कला है जिसके ऊपर इसराइल मौजूद है, तो उसके ऊपर हिजबुल्लाह ने एक प्रॉपर जो हमले हैं वो शुरू कर दिए हैं। पिछले 2-3 दिनों से अटैक तो हो रहे थे, लेकिन अब रिपीटेड अटैक्स हो रहे हैं, यानी हर चौथे घंटे बाद हिजबुल्लाह वहां पर ड्रोन दाग रही है, आर्टिलरी से अटैक कर रही है। तो वो जगह जिसको इजराइल बता रहा था कि हमने कब्जे में लेकर बहुत बड़ा मार्का मार दिया है, अब वही जगह जो है उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है। उनके लिए वहां पर ठहरना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि मुसलसल अब हिजबुल्लाह उस पर जो ऑपरेशन कर रही है। तो इसकी जो सूरत हाल है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, रशिया के अंदर जो है वो इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंस हो रही है सिक्योरिटी के हवाले से, 100 से ज्यादा मुल्क उसमें शरीक हो रहे हैं और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस होनी है। और इस इवेंट के खत्म होने के बाद जो सूरत हाल होगी वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके खात्मे के फौरी बाद जो है वो बहुत ज्यादा जंग एक्सपैंड हो सकती है, क्योंकि यूक्रेन ने हमला किया हुआ है सेंट पीटर्सबर्ग के ऊपर रशिया में, और रशिया ने अभी तक रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां पर उनका ये इंपॉर्टेंट जो इवेंट जारी है। तो इसके बाद यूक्रेन की जंग जो है वो बिल्कुल एक नए जो फेज है उसमें दाखिल हो सकती है। प्यूटन ने 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट की हैं। एक तो उन्होंने ये कहा है कि ट्रंप का ईरान के हवाले से एक ही फैसला दुरुस्त है, उसको एक ही काम करना चाहिए, और वो ये है कि ये जंग रोकनी चाहिए और दोबारा ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए। इसके सिवा ट्रंप का हर फैसला गलत होगा। एक ही दुरुस्त रास्ता है, एक ही सही अप्रोच है जो ट्रंप को लेनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि यूक्रेन जो है और जो उसके जो सपोर्टर हैं वो मजीद मुल्कों को इस जंग में ड्रैग करने की जब वो कोशिश कर रहे हैं, मजीद मुल्क जब वो इसमें ड्रैग हो सकते हैं। और रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने यह कहा है कि अमेरिका डज नॉट नो हाउ टू गेट आउट ऑफ वॉर विद ईरान, कि ईरान जंग के इस दलदल से बाहर कैसे आए, अमेरिका के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ये रशिया का फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है कि अमेरिका इस तरह से इस दलदल के अंदर फंस चुका है कि उसके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि इससे बाहर कैसे आ जाए। मिसाल के तौर पर देखिए, अगर अमेरिका यहां से विड्रॉ कर जाता है तो वो एक ऐसा ईरान छोड़कर जाएगा जो ज्यादा पावरफुल होगा। 28 फरवरी से ईरान ज्यादा भाई जो 28 फरवरी से पहले वाला ईरान है उससे ये वाला ईरान जो एक जंग के बाद सर्वाइव करके आ रहा है, जो जख्मी शेर है, ये और ज्यादा पावरफुल होकर सामने आएगा। ये ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग रीजनल पावर एंड ग्लोबल पावर, ये उस रास्ते पर होगा जिसने वक्त की सुपर पावर को शिकस्त दी है। यानी इस जंग ने ईरान को डैमेज नहीं किया, बल्कि वो इससे भी ज्यादा ताकतवर होकर सामने आएगा। तो ये ट्रंप के ऊपर प्रेशर है कि भाई या तो इसको छेड़ना नहीं था, अगर अब छेड़ा है तो फिर ईरान के साथ भी वही करो जो बाकी ओआईसी मुल्कों के साथ किया है। अच्छा, अगर वो इस जंग को जारी रखता है तो भी नताज आपके सामने हैं। जंग को जारी रखना अमेरिका के लिए कोई गारंटी ऑफ विक्ट्री नहीं लेकर आएगा। और अगर आप देखें तो IRGC तो मौजूद है, लाखों उनके पास फौज है, ड्रोन्स उनके पास हमेशा रहेंगे, चाइनीज टेक्नोलॉजी उनके पास है, तो फिर क्या करेगा अमेरिका? क्या जमीनी फौज उतारेगा? जमीनी फौज अगर वो उतारेंगे तो काफी ज्यादा इक्वेशन जब वो उनकी फेवर में आ सकती है, क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिका सुपर पावर है, जमीनी फौज उतारेंगे। लेकिन ये सूरत हाल उतनी ही बैकफायर कर सकती है। जमीनी फौज उतारना भी अमेरिका के लिए कोई जो विक्ट्री गारंटी है वो नहीं होगी, और इसमें थाउजेंड्स ऑफ अमेरिकन कैजुअलिटीज हो सकती हैं, जिससे ज़ाहिर ट्रंप की इंपीचमेंट जब हो सकती है। और फिर अमेरिकन जमीनी फौज यहां पर जिस ट्रैप में आएगी वो एक ऐसी जंग में फंस जाएंगे जो सालों चलेगी और हासिल उसूल उसका भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि IRGC के पास वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर फोर्सेस हैं जो लंबा अरसा लड़ सकती हैं। और फिर इतना बड़ा एरिया, इराक से कई गुना बड़ा है ईरान, तो जमीनी फौज उतारना भी इससे भी कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो जंग को जारी रखना ये भी कोई नतीजा नहीं है, और यहां से विड्रॉ करना, जो कि अब देखें बात यह है कि जो हम पिछले 2 महीनों से कर रहे हैं कि अमेरिका के सामने बैड चॉइसेस हैं, उसमें से उसने लेस बैड चॉइस लेनी है क्योंकि वो जंग हार चुका है। तो ये जो इसको वो स्ट्रेटेजिक विड्रॉल का भी नाम दे सकता है। जैसे रशिया, सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में हारा था और उसने फौजों का जो विड्रॉ हुआ उसको उसने स्ट्रेटेजिक विड्रॉल का नाम दिया कि हमें शिकस्त नहीं हुई है, ये हम स्ट्रेटेजिक विड्रॉल कर रहे हैं, ये वक्त की जरूरत है कि हमारा यहां से फौजें निकालना। तो अमेरिका भी यहां से स्ट्रेटेजिक विड्रॉल कर सकता है। और जैसे कांग्रेस ने करारदाद पास की है, उसका भी मतलब यही है कि ये इस वक्त हमारे लिए बेहतर ऑप्शन यही है। तो अमेरिका एक बड़ी पावर है, वो अपने इस डैमेज को जो है वो रिकवर करे, इस पर काम करे, उनके जबरदस्त लोग हैं, तो इस क्राइसिस से वो निकल सकते हैं। लेकिन वो इसमें मजीद ड्रैग ही होंगे। मिसाल के तौर पर आप देखिए, कांग्रेस में ये बिल आगे अब लॉबी जो है वो बढ़ा रही है कि अमेरिकन और इजरायली मिलिट्री को मर्ज कर दिया जाए, इनका जो कॉपरेशन है वो और बढ़ा दिया जाए, जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है, टेक्नोलॉजी की शेयरिंग है, इक्विपमेंट्स की शेयरिंग है, वो और ज़्यादा बढ़ा दी जाए। तो वहाँ पर तो इस तरह से लॉबी जो है वो कंट्रोल में बैठी हुई है। तो इसलिए इस बात के कम चांसेस हैं जो प्यूटन बात कर रहे हैं कि ट्रंप जब वो उसके लिए दुरुस्त फैसला यही है कि वो यहाँ से इस जंग को ख़त्म करे, तो लगता कम है कि ऐसा होगा। अब ईरान और गल्फ ममालिक के दरमियान बड़ी जो तलखी है वो रूस पर है। अभी जो ईरान की जानिब से गल्फ ममालिक को धमकी गई है वो बड़ी सख्त है, जिसमें ईरान ये कह रहा है कि अमेरिका से जंग खात्मे के बाद हम आपके पीछे आएंगे। ये 2-3 मुल्कों को उन्होंने धमकी दी है।
ईरान ने कहा है कि जो अमीर कतर हैं और जो मोहम्मद बिन सलमान हैं ये राइट साइड ऑफ द हिस्ट्री हैं। अब आप देखेंगे ये दोनों शख्सियात जो हैं ये जंगबंदी की कोशिश कर रही, और कतर ने ये कहा कि सभी इस बात को जान लें कि ईरान ने हमेशा यहां पर रहना है, ईरान हजारों साल से यहां पर है और उसने यहीं पर रहना है। ये उनकी विजडम का सबूत आ गया, भाई हम अपने हमसाया मुल्कों से लड़ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तो कितनी ही सुपर पावर्स आई और आखिरकार उनको यहां से जाना पड़ा। इससे पहले बरतानिया यहां पर था, बरतानिया को जाना पड़ा, अब अमेरिका यहां पर, अमेरिका को भी यहां से जाना पड़ेगा, लेकिन ईरान तो यहां पर है, उसने तो कहीं नहीं जाना, तो हमें तो डील ईरान से ही करना है। तो इससे हम लड़ाई मोल लेकर हमें कौन सा फायदा हो जाएगा? तो मोहम्मद बिन सलमान और अमीर कतर ने बहरहाल ये अप्रोच ली, जो कि ज़ाहिर है बड़ी विजडम वाली बात है। तो ईरान उनको अप्रिशिएट कर रहा है। 3 मुल्कों का उन्होंने नाम लिया, यूएई, बहरीन और कुवैत। उन्होंने कहा कि ये बहुत एक गलत अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ये ऐसा समझते हैं कि अमेरिका की जो ताकत है वो हमेशा ही ऐसी रहेगी। ये गलत समझते हैं। अमेरिका कभी जैसे बाकी सुपर पावर्स का डिक्लाइन आया है तो अमेरिका का भी डिक्लाइन आएगा। और ये वो 3 मुल्क हैं जिन्होंने, इराक ने जब ईरान पर हमला किया था उसको भी इन 3 मुल्कों ने सपोर्ट किया था। अब ये लाइन देखिए, इफ दे कंटिन्यू दिस पाथ वी विल इवन गो आफ्टर देम वंस द वॉर इज ओवर। यानी ये तो बहुत ही अगली बात हो गई ना, ये तो मामला बहुत ही ज्यादा खराब है कि अमेरिका से हम मामला तय करने के बाद जो भी इस जंग का नतीजा निकलेगा उसके बाद हम इन मुल्कों के पीछे जाएंगे। यानी एक तो वो हमले हैं ना जो इस वक्त हो रहे हैं अमेरिकन बेसिस पर, ये तो ईरान कह रहा है कि हम अमेरिका से लड़ रहे हैं। इन मुल्कों में जो अटैक्स हो रहे हैं अमेरिकन बेसिस पर, इसको ईरान ये कह रहा है ये हम अमेरिका से लड़ रहे हैं। इनसे जो हमारी जंग है वो बाद में शुरू होगी। यानी अमेरिका के साथ मुआहिदा हो जाए या मुआहिदे के बगैर अमेरिका को शिकस्त हो और वो यहां से विड्रॉल करने पर मजबूर हो, उसके बाद इन मुल्कों से हम अलग अलग अंदाज में निपटेंगे। ये आज उनकी स्टेटमेंट है, बड़ी सख्त किस्म की। और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने यूएई के हवाले से ये कहा कि हमारे पास ये एविडेंस है कि ईरान की एयर स्पेस, यूएई की एयर स्पेस, यूएई की जो सॉइल है ये हमारे खिलाफ जंग में इस्तेमाल हुई है। और हमारे पास ऐसे एविडेंस भी मौजूद है कि यूएई ने बरह रास्त मिलिट्री ऑपरेशंस में हिस्सा लिया ईरान के खिलाफ। और हमारी जो इनके साथ ताल्लुकात खराब हुए हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि यूएई बहुत ज़्यादा करीब हो चुका है इसराइल के, पॉलिटिकली, कमर्शियली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली ये तल अवीव के बहुत करीब हो चुका है। और यूएई ने वो पॉलिसी अपनाई है जो कि बाकी गल्फ मालिक के नहीं। आप देखें ओमान, सऊदी अरेबिया, कतर, इनकी डिफरेंट पॉलिसी है। तो कुवैत और बहरीन ने, ज़ाहिर उनके पास ये ताकत नहीं है कि वो ईरान पर जाकर अटैक कर सकें। इन्होंने बाकायदा मिलिट्री ऑपरेशन में जो हिस्सा लिया है। तो ये ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी बात कर दी। सुप्रीम लीडर के एडवाइजर ने यह धमकी लगा दी कि हम अमेरिका से निपटने के बाद फिर इनसे अलग से निपटेंगे, और ये इस जोन में ना रहें कि अमेरिका हमेशा इतना ताकतवर रहेगा। अच्छा, अब इसी के साथ जो अगली तल्ख बात है, यानी आप देखें कि मामला कितने खराब हैं। जो ईरान का मीडिया तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, उसने आज एक रिपोर्ट पब्लिश कर दी है जो कि ईरानियन इंटेलिजेंस से उसके पास आई है। और वो यूएई के हवाले से रिपोर्ट है। यूएई के जो सदर हैं, उनके जो एडवाइजर हैं, जो कि हर दूसरे दिन ईरान के खिलाफ बयान देते रहते हैं। अभी उनका ताज़ा बयान ये था कि इराक में, यमन में, लेबनान में जो कुछ हो रहा है इसका जिम्मेदार ईरान है। और इसके अलावा वो इस चीज़ को बताते रहते हैं कि ईरान पर हमला होना चाहिए, ये वो सारी बातें करते रहते हैं। उनके हवाले से आज उन्होंने रिपोर्ट जारी की है कि ये तो बरह रास्त मुसाद के साथ राब्ते में, बरह रास्त ये मुसाद के साथ इंगेज हैं, उनके साथ कॉपरेशन में हैं और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो वो ये दोनों मिलकर कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ड्यूरिंग द वॉर एक और काम हुआ, और वो ये था कि मुसाद के हाई ऑफिशियल्स और इनकी मुलाकात हुई और एक कंपनी बनाई गई। इस कंपनी का काम यह था कि ईरान कहां कहां ट्रेड कर रहा है, उसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहां पर हो रही है, उसकी सारी जो इंफॉर्मेशन है, इंटेलिजेंस है, वो हासिल की जाए। इस नेटवर्क को बाद में 17 जो यूएई के और हाई ऑफिशियल्स हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया। और इसमें इस सारे जो कॉपरेशन है इसका एक मकसद यह भी था कि यमन के हवाले से जो इंटेलिजेंस है वो भी गैदर की जाए। यानी मुसाद के साथ मिलकर ये यमन के हवाले से इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे और ईरान की जो ट्रेड है उसके ऊपर इंटेलिजेंस गैदर कर रहे थे। और फिर यही इंफॉर्मेशन जो है बाद में अमेरिकी जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है जो कि सैंक्शन लगाता है उसको ये इंफॉर्मेशन दी गई कि ये ईरानी कंपनी है, ये यहां से ऐसे ट्रांजैक्शन करते हैं। तो वो अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट को वो इंफॉर्मेशन दी गई। ये इन्होंने काम किया। तो देखिए बात यह है कि ईरान को कोई दुश्मन कह सकता है, ठीक है कि यार ईरान हमारा दुश्मन है, ठीक है, मान लिया। लेकिन ये मिडिल ईस्ट के मुल्क जब वो इजराइल को अपना दोस्त कैसे कह सकते हैं? चलो ईरान को दुश्मन कह लिया जिस भी वजह से कह लिया, ठीक है, आपकी बात मान ली। इजराइल को ये अपना दोस्त कैसे कह सकते हैं? मुसाद को, नेतन्याहू को ये अपना दोस्त कैसे कह सकते हैं? ये मुसाद और नेतन्याहू को अपना प्रोटेक्टर कैसे समझ सकते हैं? ये कैसे समझ ये कैसे ये सोच भी सकते हैं कि वो इनके लिए कोई खैर लेकर आएंगे, वो इनके लिए कोई अमन लेकर आएंगे? क्या यूएई कोई खला में रहता है? वो इसी रीजन में है ना, तो रीजन में जंगें होंगी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद होगा, तो क्या वो मुतासर नहीं होंगे? आज हो रहे हैं ना मुतासर। आज यूएई का टूरिज्म जब वो कहां पहुंच चुका है, बाकी इंडस्ट्रीज उनकी कितनी मुतासर हो रही हैं। तो रीजन में अमन होगा तो उनकी इकॉनमी भी आगे बढ़ेगी।
तो इनकी सिक्योरिटी को रीजन से अलग सिक्योरिटी तो नहीं है। तो यानी ये आप सोच भी कैसे सकते हैं कि नेतन्याहू और मोसाद इनके लिए कोई अमन लेकर आएंगे, या इनके साथ चलने में और बाकी ओआईसी मुल्कों को तबाह करने में इजराइल के साथ मिलकर इससे कोई अच्छा नतीजा निकल आएगा। यानी ये समय से बलातर है। ओके, आप किसी भी वजह से ईरान को दुश्मन अपना मान सकते हैं, लेकिन इजराइल के साथ हाथ मिलाना ये तो एक बहुत ही डिजास्टर्स अप्रोच है। आज एक और इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है और उसमें यह पता चला है कि इजराइल बाकायदा वहां पर उसने स्कूल्स कायम कर रखे हैं जिसमें वो अपने मिलिट्री के लोगों को प्रोपेगेंडा करने की ट्रेनिंग देता है, और हर साल वहां से 300 से ज्यादा लोग जो हैं उनको पास आउट किया जाता है, जिनकी बाकायदा जॉब ही यह है कि पब्लिक ओपिनियन को कैसे मोल्ड करना है और कैसे फेक इंफॉर्मेशन फैलानी है। यानी ये तो एक अजब ही मामला, पता नहीं क्या क्या कुछ जब इजराइल वहां पर बैठा कर रहा है। इजराइल करिकुलम फॉर इन्फ्लुएंसिंग पब्लिक कॉन्शियसनेस बाकायदा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यानी आप अंदाजा करें, ये तो एक किसी मुल्क में ऐसा नहीं होगा। 320 लोग हर साल जब वो पास किए जाते हैं, यानी उनकी ट्रेनिंग हर साल होती है, फिर उनको पास आउट किया जाता है। हर साल वो 320 ये स्पेशलिस्ट लोग तैयार कर रहे हैं। ये मतलब हजारों अब हो चुके हैं उनके पास, और ये कितना प्रोपेगेंडा झूठ जब वो फैला रहे होंगे। ये वही लोग हैं ना जो फैलाते हैं कि ये हॉस्पिटल के नीचे हमास है, ये फलां स्कूल के नीचे IRGC है, तो उसी इंफॉर्मेशन को आगे और AI वीडियोस बनाना। इनका काम है साइकोलॉजिकल वारफेयर, डी फेक जो वीडियोस हैं वो क्रिएट करना, और ऑडियंस है उसकी प्रोफाइलिंग करना, उनका सारा डेटा इकट्ठा करना, कैंपेन्स है वो चलाना डिफरेंट। और इसके अलावा यानी बिल्कुल इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर ये काम हो रहा है। इक्का दुक्का आप तैयार कर रहे हैं, बाकायदा इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर वो ये काम कर रहे हैं। ये आज एक बड़ी रिपोर्ट जब सामने आई, ये तो ये एक पूरा जिस दर्जे का ये झूठ बोलते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो इजराइल ये भी काम कर रहा है। उधर हिजबुल्लाह के जो हमले हैं जारी हैं, 2 इजरायली ऑफिसर्स और कुछ फौजी जो हैं वो निशाना बने हैं। एक ताज़ा तरीन हमले में इजरायली आर्मी ने माना है। इजरायली मीडिया बता रहा है कि एक इजरायली फोर्स वो हिट हुई है, एक्सप्लोसिव ड्रोन ने आकर उसको निशाना बनाया है। और अल जजीरा बता रहा है कि हिजबुल्लाह के रिपीटेड अटैक जो है वो अल शकफ का जो कासल है, कला है, उस पर जब वो हो रहे हैं, रिपीटेड हमले हो रहे हैं आर्टिलरी के साथ, और ये ड्रोन्स भेज रहे हैं। मतलब इजरायली फौज वहां पर महफूज नहीं रह सकती। इसके अलावा व्हीकल्स की गैदरिंग को निशाना बनाया गया। इजरायली मीडिया ने बताया है कि जो इजराइल की कैजुअलिटीज हो रही हैं 90% से ज़्यादा ये एक्सप्लोसिव ड्रोन से हो रही हैं। यानी अब हिजबुल्लाह के पास जो सबसे बड़ा हथियार आ गया है, जिससे इजरायली फौज बिल्कुल नहीं बच सकेगी। और आप देखिए कि इसी हथियार से उन्होंने नेतन्याहू को निशाना बना दिया है, और इजरायली जो चीफ कमांडर है उसको निशाना बना दिया ड्रोन। 90% से ज़्यादा इजराइल की जो हलाकतें हो रही हैं और जख्मी हो रहे हैं वो इन ड्रोन से हो रहे हैं। इजराइल क्या करे? तो उधर लेबनान की गवर्नमेंट ये कह रही है कि ईरान जो है वो हमें बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है लेबनान को। एक बिल्कुल झूठ है, और ये तो किसी बच्चे के सामने भी मुकदमा रखेंगे कि लेबनीज गवर्नमेंट ये कह रही है और ईरान ये कह रहा है, तो वो भी आपको सही फैसला कर देगा कि सही कौन है और गलत कौन है। अगर ईरान लेबनान को साइड पर रख दे तो शायद उसके बहुत जल्दी अमेरिका के साथ मामला तय हो जाए। असल जो मामला अड़ा हुआ है वो सबसे जो मेन मसला है वो लेबनान है, क्योंकि लेबनान के बगैर ईरान मुआहदा नहीं करना चाहता, और लेबनान से अमेरिका कभी इजरायली फौज निकालना नहीं चाहता, क्योंकि इससे इजराइल का ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट जाता है। तो सबसे कम्प्लेक्स मसला जो हल नहीं हो पा रहा, और शायद हो भी ना, वो लेबनान का है। तो अगर ईरान लेबनान को निकाल दे तो वो आराम से उसका मसला हल हो सकता है, बात आगे बढ़ सकती है। तो बार्गेनिंग चिप को ईरान कैसे इस्तेमाल कर रहा है? यानी एक इतना स्टूपिड ये नैरेटिव है, एक इतना स्टूपिड आर्ग्यूमेंट है कि ये समय से बालातर है। बहरहाल अब ये एक अप्रोच है, और इसकी कीमत जब लेबनान के मासूम लोग चुका रहे हैं। आप देखिए कि हमास, हिजबुल्लाह, ईरान, इन सब ने जब वो कोशिश की है यहाँ पर सीज़ फायर की, एग्रीमेंट्स की। हमास ने फ़लस्तीनी रियासत के साथ इजरायली रियासत को भी मान लिया। हमास इजरायली रियासत को नहीं मानती थी। हमास ने भी कहा कि ठीक है हमें 2 स्टेट कबूल है, हमास भी ये मान गई। तो उसके नतीजे में क्या हुआ? तो असल बात जो अंडरस्टैंड करने की है कि इजराइल बिल्कुल यहां पर कोई अमन नहीं चाहता, वो एक टोटल सरेंडर चाहता है पूरे रीजन का, और फिर वो यहां पर अपने मुताबिक नक्शे खींचेगा, अपने मुताबिक उसकी हुकूमतें होंगी, वो इस पूरे रीजन पर राज करना चाहता है। ये बुनियादी मसला। और अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने आज फिर नई सैंक्शन जब ईरान पर लगा दी हैं। चाइना का स्टेटमेंट आया क्यूबा के हवाले से कि हम क्यूबा पर जो सैंक्शंस हैं उसको अपोज करते हैं। क्यूबा के हवाले से अमेरिका को एक और वहां पर फ्रस्ट्रेशन का सामना है कि इतना ब्लॉकेट किया हुआ है, ऑयल कितने महीनों से नहीं जा रहा, वहां पर बाकायदा बिजली चली गई, शटडाउन हो गया, पता नहीं वहां पर क्या हालात हैं, फिर भी क्यूबा सर्वाइव कर रहा है और स्टैंड कर रहा है और कह रहा है हम लड़ेंगे। और अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पर खड़ा हुआ है। फिर इन्होंने वो पूरी तैयारी कर ली थी हमला करने की कि ड्रोन्स क्यूबा में आ गए हैं, बस वो हमला करने वाले हैं। ये एक लास्ट ऑफ द लास्ट प्रोपेगेंडा था हमला करने की जस्टिफिकेशन के लिए। देखिए बात यह है कि ईरान पर वो इसलिए हमला करने आए हैं कि ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो कल को अमेरिका और यूरोप पहुंच सकते हैं। तो क्यूबा में तो ड्रोन आ गए थे, और क्यूबा से 100-150 किलोमीटर दूर है अमेरिका। तो क्यूबा में तो ड्रोन आ गए थे जो अमेरिका को हिट कर सकते थे, और इस वक्त उनके मुताबिक क्यूबा में ये ड्रोन मौजूद हैं, तो फिर क्यूबा पर हमला क्यों नहीं कर रहे? तो बात यह है कि वो उनकी लास्ट ऑफ द लास्ट
प्रोपेगेंडा की जस्टिफिकेशन थी हमला करने के लिए, लेकिन अब वहां पर उनको जो भी रुकावट बनी है, यानी उनको कुछ ऐसा वहां पर नजर आया है कि ये हमला हमें उल्टा पड़ सकता है, क्योंकि ये बड़ा, क्योंकि चाइना वहां पर है और रशिया वहां पर है, चाइना स्टेटमेंट दे रहा है ना, और रशिया की तो पुरानी तारीख है क्यूबा के साथ, तो अमेरिका को सबसे बड़ा डर यह है कि अगर आगे से क्यूबा लड़ा तो जंग अमेरिकी बॉर्डर तक आ जाएगी। अमेरिका ने तो जंग छड़ी हुई है ना रशियन बॉर्डर के ऊपर, चाइनीज बॉर्डर के ऊपर, तो जंग यहां आ जाएगी अमेरिकन बॉर्डर के ऊपर। वेनेजुएला में तो मामला उलट हो गया ना, और वो भी आप देखें वेनेजुएला का मसला हल नहीं हुआ है, वहां पर इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं, बस ठीक है जैसे मामला चल रहा है, लेकिन कल को वहां पर इलेक्शन होने हैं, फिर जो मडोरो के सपोर्टर हैं वो वहां पर मौजूद हैं, वो मसला हल नहीं हुआ, वो भी आपको एक ना एक दिन नजर आएगा मामला। लेकिन क्यूबा तो बिल्कुल दरवाजे के ऊपर है, अगर वो लड़ा तो फिर अमेरिका के लिए बड़े मसाल पैदा हो जाएंगे, उनके दरवाजे के ऊपर जंग शुरू हो जाएगी। सो कुछ ना कुछ है जो ये हेजिटेट कर रहे हैं, मगर ना फैसला हो चुका था, क्यूबा पर हमला होने जा रहा था, और अभी भी वो हमला करेंगे जब भी करेंगे, लेकिन उनको मसला हुआ है वहां पर। इधर चाइना और ताइवान के जो वेसल्स हैं वो आमने सामने आए हैं, ठीक है ना,